हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने SCR और ट्राइक के ज़रिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस के सर्किट्स के बारे में पढ़ा था और DC मोटर स्पीड अर्थात स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर के बारे में पढ़ा और उसमें यूज होने वाले सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। और ऑटोमेटिक चार्जर जो सर्किट रहता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर क्या होते हैं? तो जो इन्वर्टर शब्द है वो हमारा इन्वर्जन से मिलकर बना है, अर्थात DC को AC में जो बदलने का प्रोसेस रहता है उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो रेक्टिफिकेशन या दृष्टिकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, DC को AC में बदलते हैं। और जो रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, AC को DC में बदलते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वर्जन है वो हमारा क्या है, रेक्टिफिकेशन का अपोजिट है या DC को AC में बदलने की प्रक्रिया है। तो जो डिवाइस इन्वर्जन का कार्य करती हैं उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इसी तरीके से DC को जो AC में बदलने वाली युक्ति होती है, अर्थात जो हमारे DC से AC में बदलने वाली युक्तियों को हम सीधे सीधे इन्वर्टर कहते हैं। तो the reverse process of rectification so that conversion of DC to AC is called inversion, and the device performing this process is called an inverter। अर्थात जो हमारा इन्वर्टर रहता है उसमें क्या होता है, DC इनपुट होता है और AC आउटपुट होता है। ये हमारा DC इनपुट होता है और AC आउटपुट होता है। तो इस तरीके से जो इन्वर्जन की प्रक्रिया है वो बहुत समय पहले से यूज हो रही है, लेकिन जो हम पुराने ज़माने में यूज करते थे उसके लिए क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स और गैस फील्ड ट्यूब्स का यूज करते थे। जैसे कि जो हमारी थायरेट्रॉन रहती थी, इनका यूजेस हम करते थे। लेकिन इनमें क्या था, ज़्यादा पावर लॉस, ज़्यादा साइज, ज़्यादा एक्यूरेसी ना होना, इस तरीके से इनको यूज करना हमने छोड़ दिया। और क्या यूज करने लगे, हम लोग नई डिवाइसेस को बनाकर उनको यूज करने लगे। तो इस तरीके से जो हम आज के युग में यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करके पावर को और कंजम्पशन को और बाकी चीज़ों को अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर रहता है ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करके बनाया जाता है। जो क्या है, हमारे जो पुराने समय में यूज होने वाली डिवाइसेस थी, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो उनसे बेहतर काम करता है। तो अगर उनसे बेहतरी को देखें तो किस चीज़ में ये उनसे अच्छे थे, तो पहला तो हो जाएगा स्मॉल साइज, अर्थात छोटा आकार। तो इनका साइज क्या था, छोटा था। जो हम पहले थायरेट्रॉन यूज कर रहे थे वो उनका साइज ज़्यादा था। ऐसे ही जो एफिशिएंसी है इन डिवाइसेस की, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पुरानी डिवाइसेस की इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। तीसरा है फास्ट रेस्पॉन्स, अर्थात जो अनुक्रिया रहती है वो क्या रहती है, तीव्र रहती है। इनका रेस्पॉन्स तेज़ रहता है। और जो कॉस्ट रहती है वो क्या रहती है, लो रहती है। अच्छा, जो हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे वो हमारे लिए महंगे पड़ते थे, ये हमारे लिए सस्ते पड़ते हैं। और इनकी रिलायबिलिटी क्या है, बेटर है, अर्थात बेहतर विश्वसनीयता है। तो इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग DC इंटू AC इज़ नोन एज इन्वर्जन। और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, अर्थात रेक्टिफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन में हम क्या करते थे, AC को DC में चेंज करते थे, और उसका अपोजिट क्या होगा, DC को AC में चेंज करना। तो इस तरीके से जो ये डिवाइस रहती है जो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, कि मतलब DC को AC में चेंज करने के, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं।
ये हमारा इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम डीसी इनपुट जा रही है और एसी आउटपुट मिल रही है। जो बीच का इस सर्किट है इसमें ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर की, इन्वर्टर का सिद्धांत। तो इस तरीके से जो इन्वर्टर रहता है इसका मूल सिद्धांत फास्ट स्विचिंग पर आधारित होता है, जिसको हम फिगर में देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास 2 स्विच दिए हुए हैं, स्विच 1 और स्विच 2। तो इनके मध्य में क्या है, बहुत तेज़ी से स्विच किया जाता है, अर्थात 1 by 1 या क्रमवार, अर्थात 1 से 2, 2 से 1, मतलब 1 और 2। तो 1 से 2, 2 से 1, 2 से 1 से 2, 2 से 1। तो इस तरीके से स्विचिंग किया जाता है, मतलब एक से दूसरे पर स्विच करना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्विचिंग कहलाता है। तो अर्थात जो हमारा पॉइंट 1 है, 1 से 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट से 1 के बीच में तेज़ी से कनेक्ट करना, बार बार, मतलब बार बार उसे कनेक्ट करना। तो इस तरीके से जो है ये स्विच ये क्या है, किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। तो यदि हम जो हमारा स्विच है उसे किसी भी स्थान पर स्थिर ना रखें तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उस पर हमें क्या एसी वोल्टेज प्राप्त, मतलब एसी आउटपुट प्राप्त होता है। तो अर्थात हम इसे ऊपर नीचे मतलब 1 2 1 2 करते रहें तो क्या है, जो हमारा आउटपुट है इस आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, एसी आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से जो ये सर्किट रहता है इसमें इनपुट के रूप में क्या है, डीसी दी जा रही है, और स्विच की पोजीशन 1 पर होने पर क्या है, करंट ए से बी की ओर, और जब ये स्विच 2 की पोजीशन पे पहुंचता है, जब ये स्विच 2 की पोजीशन पे पहुंचता है तो क्या होता है, जो हमारा करंट है वो सी से बी की ओर फ्लो करता है, जैसा कि हम इसमें फिगर में देख रहे हैं। ठीक, कि हमारा जो करंट है वो बी से ए की ओर और सी से बी की ओर फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसे करंट फ्लो इसमें करता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है। इस प्रकार जो धारा की दिशा रहती है वो चेंज होने पर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के आउटपुट जो है वो आउटपुट टर्मिनल पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त होती है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे धारा की दिशा बदल जाती है, क्योंकि ये स्विच जो सप्लाई है वो कभी 1 से कनेक्ट है, कभी 2 से कनेक्ट है। तो जब 1 से कनेक्ट है तो ए से बी की ओर करंट की डायरेक्शन है, और जब 2 से कनेक्ट होता है तो क्या है, बी से सी की ओर, मतलब सी से बी की ओर होती है। तो इस तरीके से दोनों की क्या है, अपोजिट रहती है। तो इस तरीके से हमें क्या है, अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त होती है। और इस वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो क्या है, स्विच पोजीशन चेंज करने की तीव्रता पर निर्भर करेगी, अर्थात जितनी तेज़ी से 1 और 2 के बीच स्विचिंग होगी उतनी ही फ्रिक्वेंसी क्या है, अधिक होगी, अर्थात जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी क्या है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसमें इसका जो विकास हुआ उसके साथ साथ क्या है, इन्वर्टर सर्किट भी कई प्रकार के डिज़ाइन में उपलब्ध हुए। मतलब जिस तरीके के सर्किट्स की हमें आवश्यकता पड़ती गई उस तरीके के सर्किट्स को हम डिजाइन करते गए, और जो इनकी स्विचिंग स्पीड थी वो पहले से और बेहतर होने लगी, अर्थात और अच्छी होने लगी। लो और जो मीडियम इन्वर्टर्स रहते हैं उनके लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, जबकि जो हमारे हाई पावर इन्वर्टर रहते हैं इनके लिए SCR और मॉसफेट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे मीडियम पावर इन्वर्टर के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, जबकि हाई पावर इन्वर्टर के लिए हमारे SCR और मॉसफेट्स का यूज होता है। अगर हम कम पावर का इन्वर्टर बना रहे हैं तो हमें ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा पावर का इन्वर्टर बना रहे हैं तो हमें SCR और मॉसफेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारा मूल सिद्धांत था। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम की, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें हमारा DC सोर्स, रेजोनेंस सर्किट और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो इस तरीके से जो हमारा DC सोर्स, रेजोनेंस सर्किट और
ऑस्किलेटर सर्किट, इसके साथ ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें जुड़ा रहता है। तो यहाँ से डीसी जो से डीसी जाती है और हमें आउटपुट में एसी आउटपुट मिलता है। तो जो हमारा डीसी सोर्स है वो क्या है, डीसी सोर्स रेजोनेंट सर्किट को क्या है, पावर सप्लाई देता है। तो जो रेजोनेंट सर्किट या ऑस्किलेटर सर्किट है इसे हम दोलित्र परिपथ या अनुनाद परिपथ भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये ऑस्किलेटर सर्किट रहता है ये इन्वर्टर का सबसे मुख्य भाग है और इसको हम क्या कहते हैं, टैंक सर्किट भी कहते हैं। तो ये हमारा टैंक सर्किट कहलाता है। यह पावर ट्रांजिस्टर और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की सहायता से बनाया जाता है, अर्थात इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पावर ट्रांजिस्टर और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की सहायता से होता है। तो यदि जो कोई टैंक सर्किट रहता है तो टैंक सर्किट से दोलन प्राप्त करने के लिए अर्थात ऑस्किलेशन प्राप्त करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑस्किलेशन है वो अंडर डैम्प्ड होने चाहिए। यदि टैंक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका मान यदि R, L और C है तो हमारा R स्क्वायर इज स्मॉलर देन, अर्थात जो हमारा R है, L है और C है तो हमारा R स्क्वायर इज स्मॉलर देन 4L अपॉन C होना चाहिए, अर्थात जो हमारी R स्क्वायर की वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए, 4L अपॉन C से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा ऑस्किलेटर सर्किट है। और तीसरा पार्ट है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये क्या है, परिमितर है। तो रेजोनेंट सर्किट से जो हमें एसी की आवश्यकता के अनुसार क्या हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप कर सकते हैं, अर्थात जो हमें पावर प्राप्त हो रही है इससे ऑस्किलेटर सर्किट से उसे हम प्राप्त एसी की आवश्यकता के अनुसार जितनी एसी चाहिए उसके हिसाब से हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए से स्टेप अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमारा डीसी सोर्स, रेजोनेंट सर्किट और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं थायरिस्टर इन्वर्टर्स की। थायरिस्टर इन्वर्टर, तो जो थायरिस्टर इन्वर्टर होता है इसमें ऑस्किलेशन उत्पन्न करने के लिए हम पावर ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या है SCR का यूज करते हैं। इसमें जो प्रयुक्त रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं जो कि हमारे क्या है रेजोनेंट एलिमेंट होते हैं, को हम क्या है कम्यूटेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो SCR इन्वर्टर रहते हैं इसको कम्यूटेशन की विधि अर्थात कनेक्शन की विधि कंट्रोल सिस्टम के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम थायरिस्टर इन्वर्टर का के द्वारा क्या है ऑस्किलेशन उत्पन्न करने के लिए हम पावर ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या करते हैं SCR का यूज करते हैं। अगर हम इनको बांटें किसके आधार पर, कम्यूटेशन की आधार पर बांटें, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर अकॉर्डिंग टू कम्यूटेशन। तो ये हमारे क्या है दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा लाइन कम्यूटेशन और दूसरा है फोर्स्ड कम्यूटेटेड इन्वर्टर। तो जो हमारा लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है, लाइन कम्यूटेशन इन्वर्टर है, कम्यूटेटेड इन्वर्टर होता है, इसमें क्या है सामान्यतः एसी सर्किट में प्रयुक्त होते हैं जहाँ क्या है डिवाइस के अक्रॉस एसी लाइन वोल्टेज उपलब्ध होती है और जब यह वोल्टेज अपने 0 पॉइंट को पास करती है तो डिवाइस क्या अपने आप ऑफ हो जाती है, जिसको नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। और लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ऑर्डिनरी इन्वर्टर और दूसरा होता है हार्मोनिक कम्यूटेटेड इन्वर्टर। तो ये हमारे क्या है दो टाइप के हमारे इन्वर्टर्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा ऑर्डिनरी इन्वर्टर हो जाता है, दूसरा हार्मोनिक कम्यूटेटेड इन्वर्टर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा जो कि जो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है इसमें सामान्यतः क्या है एसी सर्किट में यूज किए जाते हैं होते हैं, जहाँ क्या है डिवाइस के अक्रॉस हमें एसी लाइन वोल्टेज उपलब्ध होती है और जब यह वोल्टेज 0 पॉइंट से पास करती है तो क्या डिवाइस अपने आप ऑफ हो जाती है, अर्थात जैसे ही ये 0 से पास करती है तो वो क्या हमारा कहलाता है नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाता है। दूसरा है हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन इन्वर्टर, कम्यूटेटेड इन्वर्टर।
जो डीसी सर्किट की जो स्थिति है, तो डीसी सर्किट की स्थिति में चूँकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो शून्य को क्रॉस नहीं करती है, अर्थात कांस्टेंट बनी रहती है। तो जो हमारी डिवाइस है, डिवाइस कम्यूटेट करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यह प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? फोर्स्ड कम्यूटेशन कहलाती है। तो इस सिद्धांत पर जो कार्य करने के लिए क्या है? इन्वर्टर फोर्स्ड कम्यूटेटर इन्वर्टर कहलाते हैं, जो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की युक्तियों में जो डिवाइस है उसको बलपूर्वक कम्यूटेट करना होता है। और जो इन्वर्टर रहते हैं, इन इन्वर्टर में लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर की तुलना में क्या है? अधिक सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसे एक भारी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है कम्यूटेट कराने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है? फोर्स्ड कम्यूटेटेड इन्वर्टर कहलाता है। अगर हम इस कम्यूटेशन को कनेक्शंस के आधार पर बांटें, तो कनेक्शंस के आधार पर हम इन्वर्टर्स को बांटें, तो क्या होगा? कनेक्शन के आधार पर हमारे जो इन्वर्टर है वो किस प्रकार कनेक्ट किए जाते हैं, अर्थात किस प्रकार थायरिस्टर और कम्यूटेशन कंपोनेंट को कनेक्ट किया जाता है, तो वो हमारे क्या इस विधि के आधार पर हम देखते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वर्टर है इनको हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। पहला हो जाता है हमारा सीरीज इन्वर्टर, दूसरा हो जाता है पैरेलल इन्वर्टर और तीसरा हो जाता है ब्रिज इन्वर्टर। तो पहला है हमारा सीरीज इन्वर्टर। तो इस इन्वर्टर में क्या है? लोड को कम्यूटेटिंग एलिमेंट एल और सी के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसके अगर फिगर की बात करें तो हमारा ये फिगर है, जिसमें हम क्या है? इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं एल और सी के साथ। तो जो हमारा है, ये हमारा एल है और ये हमारा सी है। तो इस तरीके से ये L1 है, ये हमारा C1, ये L2, ये हमारा C2 है। तो ये यदि जो हमारा लोड इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, अर्थात प्रेरणीय या धारतीय है, तो क्या है? इसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लोड के सीरीज में आने के कारण क्या है? कम्यूटेटिंग एलिमेंट से जुड़ जाएगा। अर्थात जो हमारा लोड है ये सीरीज में आएगा तो क्या है? इसके कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाएगा। और एक सिंपल इन्वर्टर जो सीरीज इन्वर्टर रहता है, इसके एक RLC सर्किट की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है, जैसा कि यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं। जो हमारा है ये एक सर्किट की तरह, मतलब सीरीज इन्वर्टर की तरह कार्य कर रहा है। एक जो सरल सीरीज इन्वर्टर का सर्किट रह रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके साथ ही जो हमारा L और C रह रहा है, अर्थात जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट L और C है, ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड किए जाते हैं तथा यह RLC सर्किट बना लेते हैं। और इस परिपथ में क्या है? 2 SCR का यूज हम करते हैं। ये हमारा SCR2 रहा और ये हमारा SCR1 रहा। तो परिपथ में हम 2 SCR का यूज करके आउटपुट की पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल उत्पन्न की जाती हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट होती है, तो उसके लिए हम क्या है? SCR1 जो रहता है, इसको हम पहले ट्रिगर करते हैं और करंट SCR1 और लोड और C2, अर्थात जो करंट रहती है SCR1 लोड और C2 के जरिए क्या है? प्रवाहित होती है। इसी तरीके से C2 जो हमारा तब तक ये C2 क्या चार्ज हो जाता है, और इस स्थिति में क्या है? जो C1 जो पहले से ही चार्ज है वो क्या है? लोड रहता है जो L1 और SCR1 के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाता है। तो जो हमारा C1 है ये क्या है? पहले से चार्ज होता है, तो ये हमारा लोड और L1 और SCR1 के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि जो हमारा CR2 है क्या है? ये चार्ज होता है। तो इस स्थिति में क्या है? तो हमारा C1 पहले से चार्ज रहता है और इसके माध्यम से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से जो 50% करंट रहती है वो इनपुट सोर्स से, और 50% जो हमारा कैपेसिटर रहता है इसके ड्रा होने से होती है, अर्थात इसके विसर्जित होने से होती है। तो इसी प्रकार जो आउटपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल रहती है, तो उसमें क्या है? हमारा SCR2 वर्किंग में आ जाता है। तो हमारा SCR2 को ट्रिगर किया जाता है, ट्रिगर होता है इस स्थिति में, और SCR जो 2 रहता है इसको मतलब गेट किया जाता है। और इस स्थिति में क्या है? हमारा C1 चार्ज होता है
तो इस तरीके से जो हमारा C1 चार्ज होता है तो C2 लोड, C2 इंडक्टर L2 और लोड और SCR2 के माध्यम से डिस्चार्ज होता है। अर्थात हमारा जो SCR2 है ये हमारा C1 क्या है, ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा C2 है ये क्या है, डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो ये क्या है, हमारा SCR L2 और लोड के थ्रू क्या है, डिस्चार्ज हो जाता है। और इस स्थिति में क्या है, जो 50% करंट इनपुट सोर्स से और 50% जो हमारा कैपेसिटर है इसके विसर्जित होने से होती है। तो इस तरीके से क्या है, SCR1 और SCR2 एक एक बार मतलब क्रम से गेट करके AC को आउटपुट पर प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, हमने दो SCR यूज किए हुए हैं, SCR1 और SCR2। तो जो हमारा SCR रहता है उसमें जो आउटपुट की पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए ये दोनों काम करते हैं। यदि हमारी पॉजिटिव साइकिल उत्पन्न होती है करने के लिए क्या है, हम SCR1 को ट्रिगर करते हैं, और ट्रिगर करने के बाद क्या है, जो करंट रहता है वो SCR1 और लोड और L1 के थ्रू, अर्थात जो हमारा है इस तरीके से होता हुआ क्या है, ये C2 में प्रवाहित होता है। तो इस तरीके से जो हमारा करंट रहता है वो SCR1 लोड और C2 में प्रवाहित होता है, और जो C2 रहता है वो चार्ज हो जाता है। और इस स्थिति में जो C1 है वो क्या है, पहले से चार्ज है। तो जो पहले से चार्ज है वो क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। किसके थ्रू, L1 लोड और SCR1 के थ्रू। तो इस तरीके से ये जब हमारा ये प्रोसेस चलता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो हमारा ये C1 क्या है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जो क्या है हमारा जो क्या करता है, हमारा 50% करंट तो इनपुट सोर्स से, और 50% जो करंट है वो किसके थ्रू मिलती है, हमें C1 के थ्रू मिलती है। यही प्रोसेस हमारा दूसरे उसमें होता है। जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो हमारा SCR2 गेट होता है, और गेट होके क्या है, ये लोड के थ्रू लोड और C1 के थ्रू ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, और मतलब जो C2 है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जिससे क्या है, जो हमारा ये सर्किट है इसके लिए 50% करंट इनपुट सोर्स से और 50% करंट कैपेसिटर से ड्रॉ होती है। तो इस तरीके से जो हमारा SCR1 और SCR2 रहते हैं ये क्रम से गेट करके क्या है, AC आउटपुट प्रदान इनसे प्राप्त होता है। तो सीरीज इन्वर्टर इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल इन्वर्टर की। अगर हम बात करें सीरीज इन्वर्टर के ही एक ब्लॉक डायग्राम की, तो ये हमारा सीरीज इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें दो SCR यूज किए गए हैं, SCR2 और SCR1, जो क्या है क्रमशः AC आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल द्वारा क्या है उत्पन्न होते हैं। और यह तीनों RLC से मिलकर एक रेजोनेंट सर्किट बनाते हैं। अर्थात जो हमारा ये रेजिस्टेंस लोड हो गया, ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटर है। तो इस तरीके से क्या है, एक RLC सर्किट बनाते हैं। इसमें L और जो C की वैल्यू रहती है वो उसका चयन हम इस प्रकार करते हैं कि जिससे यह तीनों मिलकर एक अवमंदित परिपथ अर्थात अनडैम्प्ड सर्किट बनाए। तो इसके लिए जो हमारी कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, R² इज स्मॉलर देन 4L/C। तो इस तरीके से इसको जो वैल्यू हमारी L और C की रहती है उसे इस तरीके से सेट करते हैं कि ये हमारे R² से ज़्यादा रहे। अब हम बात करते हैं पैरेलल इन्वर्टर की। हमारा पैरेलल इन्वर्टर का एक सर्किट दिया हुआ है। तो पैरेलल इन्वर्टर में जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट रहते हैं, अर्थात जो कैपेसिटर C रहता है वो क्या है, लोड के पैरेलल में रहता है। अर्थात जो हम यहाँ पे कैपेसिटर C रहता है वो हमारे लोड के पैरेलल में रहता है, जिसके कारण क्या है, इसको हम पैरेलल इन्वर्टर कहते हैं। और एक सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर का जो सर्किट है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे दो SCR2 और SCR1 हैं, एक इंडक्टर L, आउटपुट ट्रांसफार्मर हमारा है ये, और एक कम्यूटेटिंग कैपेसिटर C का यूज हम कर रहे हैं। और इंडक्टर का जो कार्य है वो क्या है, सोर्स करंट को कांस्टेंट करना, अर्थात जो हमारी सोर्स करंट है उसको कांस्टेंट करना। तो इस तरीके से सर्किट के विभिन्न मोड है। यदि हम मोड 1 की बात करें तो इस मोड में क्या रहता है, जो हमारा SCR1 है वो कंडक्शन में होता है, और करंट क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग से अर्थात OP1 से के अर्ध में प्रवाहित होती है।
तो जो करंट जो है हमारी क्या है, OP1 का जो हाफ है इसमें हमारी प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से जो हमारा SCR है, SCR2 ये क्या है तब तक ऑफ रहता है और हमारा SCR1 क्या रहता है, ऑन रहता है। इसके कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों अर्ध चक्रों में अर्थात अर्धों में जो है EMF इंड्यूस्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जो इंड्यूस्ड EMF रहती है वो क्या है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज जो है वो क्या हो जाती है, हमारी 2BS हो जाती है। और कैपेसिटर C क्या है, वो 2BS वोल्टेज जो रहती है हमारी कैपेसिटर की, वो हम इसमें फिगर में शो कर रहे हैं। तो हमारी अर्थात जो हमारी इनपुट DC है वो क्या है, BC है और जो हमारी कैपेसिटर है C वो क्या है, 2BS वोल्टेज पर की पोलरिटी के अनुसार चार्ज हो जाता है। तो हमारा ये रहता है कैपेसिटर, ये हमारा लोड रहता है, ये हमारे S1 और S2 पॉइंट है, ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग रहती है। तो इस तरीके से जो मोड 1 रहता है, तो मोड 1 में हमारा जो SCR1 है वो हमारा टर्न ऑन होता है और SCR जो 2 है वो हमारा क्या है, टर्न ऑफ ये रहता है। तो इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग में दोनों ही जो हाफ है वो EMF इंड्यूस्ड हो जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या है, वो 2BS हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा मोड 1 है। अगर मोड 2 की बात करें तो जो मोड 2 है इसमें SCR को गेट पल्स अप्लाई की जाती है, किसको, SCR2 को। और तो SCR2 को जब गेट पल्स अप्लाई की जाती है तो क्या है, ये ऑन हो जाता है, जिससे क्या है कैपेसिटर वोल्टेज SCR1 को रिवर्स वाइज कर देती है। जो हमारी कैपेसिटर वोल्टेज है ये SCR को रिवर्स वाइज कर देती है और इसे ऑफ कर देती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा SCR2 है ये प्राइमरी वाइंडिंग के OP2 भाग अर्थात OP2 भाग हमारा ये रह रहा है, अर्थात जो हाफ भाग OP2 रह रहा है तो OP2 भाग में प्रवाहित होती है। इससे क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज की जो पोलरिटी है वो क्या है, अपोजिट हो जाती है और आउटपुट भी क्या है, पिछले मोड की जो पोलरिटी रहती है उसकी विपरीत ध्रुवता से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमारा मोड 2 था। मोड 3 की बात करें तो जो हमारा जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो क्या है, तो SCR1 को किसी भी समय ऑन किया जा सकता है। पोलरिटी चेंज हुई, हमारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, चार्ज होने के बाद क्या है, ये SCR को ऑन कर सकता है। तो इससे क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज SCR पर 2 पर जो है क्या रिवर्स वाइज के रूप में अप्लाई हो जाती है और इसे क्या है F ऑफ कर देती है। इससे क्या है कि जो हमारा SCR2 है ये ऑफ होने से कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर फिर से विपरीत दिशा में चार्ज होने लगता है। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस रहता है वो क्रमवार स्विचिंग से क्या है, AC आउटपुट पर हमें AC प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 मोड्स थे। अब हम बात करते हैं ब्रिज इन्वर्टर की। तो ये हमारा सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर का सर्किट है। तो एक सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर का सर्किट इस हो रहा है जिसमें क्या है, हमारे S4 SCR है, SCR1, SCR2, SCR3 और SCR4। तो इस तरीके से इसके साथ ही हमने क्या 4 डायोड्स का यूज किया है, D1, D2, D3 और D4। जब जो SCR1 है और SCR2 कंडक्शन में होते हैं तो क्या दूसरा जोड़ा जो हमारा SCR2 और SCR3 हैं वो क्या रहते हैं, ऑफ रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है SCR1 और SCR4 जब कंडक्शन में रहते हैं तो हमारा ये ऑफ रहते हैं। तो इस तरीके से यदि जब हमारे मतलब SCR2 और SCR3 ऑन होते हैं तो क्या हमारा पहला जोड़ा SCR1 और SCR4 हमारे क्या रहते हैं, ऑफ रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ऑफ रहते हैं और ये SCR1 मतलब SCR3 और SCR2 ऑन होते हैं। तो क्या है तो इस तरीके से जो हमारा जब हमारा SCR1 और SCR4 को क्या है, हम बलपूर्वक कम्यूटेट कर देते हैं, अर्थात फोर्सिबली कम्यूटेट कर देते हैं। कम्यूटेटेड का मतलब है कि उसे बंद कर देते हैं, उसकी पावर सप्लाई मतलब उसे ऑफ कंडीशन में ला देते हैं। तो इस प्रकार जो SCR1 और SCR4 है इसकी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाने में मदद करता है, जबकि जो हमारा SCR3 और SCR2 है
ये क्या है, इसकी आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल बनाने में मदद करती है। यहाँ जो हमारी डायोड्स रहती है ये हमारे फीडबैक डायोड्स होते हैं, जो क्या है कम्यूटेटिंग कैपेसिटर हेतु आवश्यक डिस्चार्ज पथ प्रदान करते हैं, जिससे क्या है SCR ठीक प्रकार से कम्यूटेट हो सके। तो इस तरीके से ये हमारे ब्रिज इन्वर्टर का सर्किट था, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमारे 3 टाइप के हो गए, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर।